सुषमा जी के अचानक निधन पर बहुत ही शॉक लगा है। कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी छोटी उम्र में वो हम सबको छोड़ के चली जाएंगे। मैं 1977-78 से उनको जानता था, जब मैं यूथ कांग्रेस में था और वो पहली दफा मंत्री बनी थी हरियाणा की। तकरीबन 40-42 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते थे और पहले दिन से लेकर आज तक हमने कभी भी एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारा, चाहे वो सदन के बाहर मिले हैं या सदन के अंदर। मैं हमेशा कहता था कि बहन तुम कैसी हो, वो हमेशा पूछती थी भाई कैसे हो। एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं, लेकिन सुषमा जी आप पूरे देश को याद हैं। आपकी आवाज सबके दिलों में है, आपका व्यक्तित्व सबके दिलों में है। विरोधी विचारधारा के बावजूद जिस सफाई से आप सबके दिलों में उतर जाती थी, आपका वो करिश्माई व्यक्तित्व सबको पूरी तरह से याद है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक अहम मंत्रालय को अगर लोगों के नजदीक, उनके दिलों के नजदीक तक ले आने में कोई नेता सफल रहा तो सुषमा स्वराज रही, जिन्होंने विदेश मंत्रालय को पूरे विश्व भर में फैले भारतीयों के दिलों के नजदीक तक ला दिया। देखिए, ये कहते हुए भी बहुत दुख है, खुद पर यकीन नहीं हो रहा है, शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, क्या कहूं क्या न कहूं। गुरु, गाइड, गार्जियन दीदी हमारे बीच में नहीं रही। ऐसे उनके साथ लंबे काल से युवा मोर्चा के जमाने से काम किया, सदा स्नेह आशीर्वाद रहा, उनको भुलाया नहीं जा सकता। देश के विदेश मंत्री के तौर पर एक अमिट छाप देश में उन्होंने छोड़ी और एक नेता के तौर पर, मृदभाषी नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। पूरी पार्टी के कार्यकर्ता उनको अपनी दीदी कह के बुलाते थे और दीदी सबको स्नेह देती थी। ये बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी। उल्लास में था, अब एक निदारुण दुख हमारे ऊपर आ गया है और माननीय सुषमा जी जो भारतीय राजनीति में एक मूर्धन्य तारका है, जिन्होंने देश और विदेश में पार्टी के लिए, देश के लिए अनेक गौरव लाई है। उनका निधन का दुखद समाचार पाकर के पूरा राष्ट्र मर्माहत हो गया है। ये क्षति भरपाई होना असंभव है और हम उनका आत्मा का सदगति कामना करते हैं और उनका परिवार को ये दुख को सहन करने का सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखकर धवलदीप अपार्टमेंट, जहां उनका निवास स्थान जंतर मंतर के पास, वहां ले जाया गया। कल दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय, बीजेपी मुख्यालय में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा तमाम लोगों के दर्शन के लिए। उसके बाद 3 बजे लोधी रोड शवदाह गृह में अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बेहतरीन वक्ता, लोगों के नजदीक जाने वाली एक नेता, जब भी याद आएंगी यकीनन आंखें नम हो जाएंगी। सियासत का अपना ही मुहावरा गढ़ा सुषमा ने, अब तो बस भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत माता की चरणों की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए समर्पित किया था। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती थी और जो काम वो करती थी उसमें प्रतिष्ठा पाती थी। संगठन का काम अगर उन्होंने किया तो उसको अद्भुत तरीके से किया। कुशल संगठक थी, सफल प्रशासक थी। जो भी मिनिस्ट्री मिली उन्हें, विदेश मंत्री सहित, उन्होंने उस काम को बेहतर अंजाम दिया। देश की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में बढ़ाया। मध्य प्रदेश से, विदिशा से, वहां की जनता से और मुझसे गहरा रिश्ता था। विदिशा से 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और मैं ही आग्रह करके उनको विदिशा ले गया था। अंतिम समय जैसे वो इंतजार कर रही थी कब कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो और वो ये दृश्य देखे, और ये देखने के बाद वो हम सबको छोड़ के चली गई।
अकल्पनीय है, कल्पना अभी भी कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो क्षति हुई है केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, देश की हुई है, उसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त सुषमा स्वराज जी को लेकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूर्ण क्षति बता रहे हैं। देश के लिए, पार्टी के लिए एक नजदीकी, एक बेहतरीन नेता रही, विदिशा से चुनाव लड़ा और वो अपने संस्मरण जो कि सुषमा जी के साथ उनके संस्मरण थे उनको साझा करते हुए तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो तमाम फोटो सुषमा जी के जो उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को सामने रखते हुए वो तमाम यादें जो लोगों में बसी हुई हैं। हम सबों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। हमारी स्नेहिल बड़ी बहन सुषमा जी नहीं रही। 25-30 वर्षों का संबंध था। छोटे भाई के रूप में सिखाया, पार्टी में, संगठन में, संसद में, सरकार में। परसों उनका फोन आया था 3 तलाक पर, कितनी खुश थी, लंबी बात की। कल उन्होंने फिर ये पूरा जो आर्टिकल 370 के एबॉलिश करने का उस पर खुश थे। आज संसद से लौट के आता हूं, उनकी ट्वीट देखता हूं और फिर खबर आती है वो नहीं रही। हम बहुत दुखित हैं, शब्द नहीं मेरे पास। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री अपने संस्मरणों को साझा करते हुए ये कहते हुए कि संगठन में, पार्टी में, संसद में, सरकार में सुषमा स्वराज ने जो कुछ भी उन्हें सिखाया उसके बलबूते वो लोग आज यहां तक हैं। 3 तलाक बिल पास होने के बाद ये भी कहते हुए कि सुषमा जी से एक लंबी बातचीत हुई, लेकिन इतनी जल्दी इन 35 वर्षों का साथ छोड़कर वो चली जाएंगी वो यकीन के परे है, यकीन नहीं कर पा रहे हैं। संगठन के लोग भी, सरकार के लोग भी और तमाम वो लोग भी जिन्होंने सुषमा स्वराज जी का कार्यकाल देखा है, उनके काम को देखा है और किस तरीके से अपने काम को पूरा करती रही हैं। कड़वी बातें भी अगर कहनी होती थी तो सुषमा स्वराज इतने साफ गोई से कहती थी जो नजदीक होती थी। अब लालू जी ने तो मेरे लिए एक बड़ा जुगाड़ू सा शेर पढ़ दिया, यही घड़ा लगता है। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं मुझे से जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं। और राकेश पांडे हमारे साथ इस वक्त देखिए, पार्टी के लिए, देश के लिए, सबके लिए बहुत दुख का विषय है और सबके लिए वो इंस्पिरेशन थी और सबको दुख, फैमिली के लिए सब कॉन्डोलेंसेस ही देने आ रहे हैं। सबके मन में उनके प्रति बहुत ही आदर है और सत्कार है और जो घटना हुई अब आई है उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन ईश्वर उनकी बेटी को सबके परिवार को सांत्वना देने के लिए सब लोग आए हैं और ईश्वर मदद करे उन सबकी। देश और दिल्ली की राजनीति में खासतौर पर सुषमा जी का अलग योगदान था। बिल्कुल। आप किस तरह से याद करती हैं? आखिरी वक्त में कैसी तबीयत रही आपने जब उन्हें जवाब? मेरे प्रति तो उनका खासा स्नेह था और बहुत अच्छे से मिलती थी जब भी, और हमेशा अच्छी बात होती है। तो मेरे मन में तो उनके प्रति बहुत स्नेह है और उनको मैं याद करती हूँ तो बहुत मान सम्मान के साथ याद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे पास सर इतनी जल्दी चली जाएंगी। थोड़े दिन पहले ही हम लोग मिले थे और एकदम स्वस्थ थी। सोचा नहीं था कि इस तरह से छोड़ के चली जाएंगी। हमें तो कम से कम 3 दशक से बड़ी बहन की तरह उन्होंने स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया। साथ में दिल्ली सरकार में भी काम करने का मौका मिला। उनके मुख्यमंत्री के रूप में भी उनके साथ जब वो थी,
हम दिल्ली में मंत्री थे, केंद्र में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला, संगठन में भी देखा। मैं समझता हूँ कि उनका असाधारण व्यक्तित्व था, असाधारण उनके पास प्रतिभा थी और बहुत ही एक अच्छी इंसान थी, संवेदनशील थी। कार्यकर्ताओं के लिए तो वो एकदम मिलती थी तो ऊर्जा देती थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अभी बता रहे थे क्या संबंध थे, किस तरह से उन्होंने But even us as a family, she's been somebody very close to us, a guide, a mentor, somebody we all looked up to. So it's a personal lesson. There was always a smile on her face. There was always something pleasant and happy about her whenever you met her. राकेश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप? राजीव, किस तरीके से देखते हैं? बहुत दुखदायी खबर है। आदरणीय सुषमा जी हम सब के लिए नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, सारे देश में सभी देशभक्तों को प्रेरणा देने वाला नेतृत्व था उनका। उन्होंने हमेशा राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि रखा और समाज जीवन में और राजनीतिक जीवन में हमेशा एक प्रेरणादायक नेतृत्व दिया। आज सारा देश शोकाकुल है। कल तक उनके पार्थिव शरीर को यहाँ धवनदीप बिल्डिंग में अंतिम रिस्पेक्ट्स के लिए रखा जाएगा। बाद में उनके पार्थिव शरीर को 11 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय ले जाया जाएगा। 2 बजे तक 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए वहां कार्यकर्ताओं के लिए रखा जाएगा और बाद में 3 बजे लोधी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की तरफ प्रस्थान करेंगे और 4 बजे पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने वाली ऐसी हमारी सुषमा दीदी और करोड़ों लोगों को दृष्टि और दिशा देने वाली हमारी ऐसी सुषमा दीदी हम सबको असामयिक छोड़ गई। सारा देश शोकाकुल है, पार्टी के कार्यकर्ता सभी शोकाकुल हैं। उनसे प्रेरणा और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए रास्ते पर हम सब चलें। थैंक यू। 12 बजे के बाद बीजेपी मुख्यालय पर उनके दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। 3 बजे सुषमा स्वराज जी का लोधी रोड शवदाह में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम बातें बताते हुए 12 बजे तक धवलदीप बिल्डिंग पर उनका पार्थिव शरीर रहेगा, जहां पर उनका निवास स्थान था, जहां वो रहती थी, वहीं पर उनके पार्थिव शरीर को ले दुख भरी कि जो पूरे जीवन में मैं कहती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती तो बहुत ही थी। मेरे से उम्र में छोटी थी लेकिन करतूतों में बहुत बड़ी थी सुषमा जी और मेरी अच्छी मित्र तो थी ही। जब मिलते थे तो जैसे सामान्य महिला जैसी भी हमारी बातें घरेलू बातें होती थी, राजनीति की बातें होती थी और राजनीति में मैंने देखा, उनसे सीखा भी बहुत। राजनीतिक विषयों का उनका जो अभ्यास था और उनकी जो स्मृति थी, उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प मेमोरी थी उनकी। बहुत बातें वो कभी कभी तो तारीख के साथ याद रखती थी। मुझे भी लगता था कि मैं भी राजनीति में हूँ, मैं भी बहुत सालों से पार्लियामेंट में हूँ, मगर मुझे इतनी तारीखवार बातें याद नहीं रहती, मगर उसको रहती थी और इंसिडेंसेस भी बताती थी तो ऐसे बताती थी। किसी विषय का अभ्यास भी इतना माइन्यूट करके आती थी कि पार्लियामेंट में जब वो बोलने के लिए खड़ी होती थी तो हम सभी लोग, सामने वाले भी सुनते थे और जब प्रहार करती थी सामने वालों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर कभी, या हम विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष पे प्रहार करती थी तो ऐसा लगता था जैसे सामने वालों की बोलती बंद कर दी। मगर यही उसकी क्वालिटी जो थी, यही क्वालिटी आप अगर देखो कि वो विदेशों में जब जाती थी तो ऐसा लगता था ये तो भारत की आवाज है,
ये बोलने का तरीका, जब बात रखती थी भारत की तो दिल से, जिसको हम कहते हैं, ऐसा वो बोलती थी। तो बहुत ही गजब का उसका वक्तृत्व तो था, इसमें कोई नहीं। और वैसे मिलती थी तो ऐसे सामान्य तरीके से महिलाओं से भी बात करती थी, और अलग किस्म की महिला थी, सदैव हंसती रहती थी। कुछ समय पहले उन्होंने इंदौर में चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया था, लोकसभा चुनाव। काफी समय से हो सकता है कि उनको बीमारी, अभी बहुत दिनों से वैसी वो बीमार थी, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, रहती थी, किडनी खराब हो गई थी, मगर उसके भी पहले उनके डायबिटीज बीच बीच में बहुत बढ़ जाती थी। मगर ये सब सहन करते हुए उन्होंने जीत के साथ विदेश मंत्री। अध्यक्ष जी, विश्वास मत पर जो चर्चा आज प्रधानमंत्री जी के बहुत संक्षिप्त भाषण से शुरू हुई, वो मेरे वरिष्ठ साथी आदरणीय जसवंत सिंह जी के धारदार तर्कों से आगे बढ़ती हुई विभिन्न आयामों को छूती हुई मुझ तक पहुंची है। मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। हर वक्ता ने चर्चा की शुरुआत जनादेश की व्याख्या करते हुए की। दो परस्पर विरोधी व्याख्याएं इस सदन में जनादेश की रखी गई हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, कोलिशन के लिए था। मेरी ओर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोलिशन के लिए था? ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। मैं उम्मीद करूंगी कि कल प्रधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या ये जनादेश कांग्रेस के साथ कोलिशन के लिए था। अध्यक्ष जी, तस्वीर इस वक्त उस एम्बुलेंस की जिसमें पार्थिव शरीर सुषमा स्वराज जी का ले जाया गया उनके निवास स्थान की। राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप वहां? तमाम लोग गमगीन हैं। बिल्कुल राजीव, 6 जंतर मंतर रोड और धवलदीप बिल्डिंग है पीछे। आप तस्वीरों में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, पीछे वो बिल्डिंग है जहां पर जो आवास फिलहाल सुषमा स्वराज का हुआ करता था। एक छोटा सा फ्लैट, लगातार वो जिक्र करती थी, उन्होंने ट्विटर पर इस बात का ऐलान कर दिया था कि अब वो अपने आधिकारिक आवास को छोड़ रही है, उनका पता बदल रहा है। इसी आवास में थी और फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर रखा गया है। और जैसा जानकारी आप भी दे रहे हैं और लगातार हम दर्शकों को बता भी रहे हैं कि दोपहर 12 बजे से भाजपा के हेडक्वार्टर में रखा जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। 3 बजे तक का अंतिम दर्शनों के लिए, उसके बाद लोधी रोड पर जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है वहां पर ले जाया जाएगा उनके अंतिम संस्कार के लिए। और लगातार यहां पर अब से थोड़ी देर पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे हुए थे, शाहनवाज हुसैन पहुंचे हुए थे, और जितने भी बड़े नेता हैं अलग अलग दलों के, वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। और जिसको जैसे खबर मिली है राजीव, वो यहां पर दौड़कर आया है मिलने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए। सुबह एक बार फिर से भीड़ लगेगी। और मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि लगातार यहां पर पुलिस की तैयारियां, बैरिकेडिंग यहां पर की जा रही है, क्योंकि यह सिलसिला अभी चलेगा, सिलसिला और तेज चलता जाएगा। पुलिस की व्यवस्था यहां पर और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मीडिया के लोगों के लिए रस्सियां लगाकर एक जगह उन्हें दे दी गई है कि वहां से खड़े होकर वो लाइव करें। और उसके साथ ही आने जाने वाले लोगों के लिए, जो वीआईपी पर्सन यहां पर आ रहे हैं, जो बड़े नेता आ रहे हैं, उनके आने जाने के लिए एक रास्ता, एक जो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो तय कर दिया गया है। और जब बड़े नेता जाते हैं राजीव, खासतौर पर सुषमा स्वराज जैसे बड़े नेता अगर जाएं इस दुनिया से, इस दुनिया को अलविदा कहें, तो वो इस तरीके से याद आते हैं कि क्या कुछ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में, क्या व्यक्तिगत जीवन में उनकी उपलब्धियां क्या रही, व्यक्तिगत जीवन में उनके पसंद नापसंद क्या रहे। राजनीतिक तौर पर वो बहुत ज्यादा मुखर थी। जब वो विरोध करती थी, विरोध में खड़े होने के लिए बोलती थी, तो शायद उनसे ज्यादा तीखा कोई बोलता नहीं होगा राजीव। अब लगातार इस बात की चर्चा होती थी कि अगर सुषमा स्वराज अगर सदन में खड़े होकर बोलने जा रही हैं तो हर कोई उन्हें ध्यान से सुनता था, चाहे पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो। लेकिन कभी भी उन्होंने विरोध को व्यक्तिगत जीवन में आने नहीं दिया। सोनिया गांधी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो अपना सिर मुड़वा लेंगी, लेकिन इसके बावजूद कभी खटास व्यक्तिगत जीवन में नहीं आई। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर कि जो उनके जीवन से जुड़ी, अलग अलग उनके जीवन के चरों से जुड़ी जो तस्वीरें हैं, बचपन से लेकर और अब तक की जो उनकी तस्वीरें रही हैं। एक बहुत अच्छी बात जो उनके बारे में याद आती है, और लगातार बाला साहब ठाकरे भी इस बात का जिक्र किया करते थे इस दुनिया को छोड़ने से पहले, कि अगर वो नेता नहीं होती तो शायद इस हिंदुस्तान में उनसे बेहतर सैन्य अफसर कोई नहीं हो सकता था। जब वो अंबाला के एसडी कॉलेज में पढ़ा करती थी तो बेस्ट कैडेट वहां पर हुआ करती थी एनसीसी की, लेकिन उस समय
सेना में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत नहीं हुआ करती थी। आज से करीब 32-33 साल पहले की यह बातचीत है, और अगर उस समय सेना में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत होती तो शायद राजनीति में वो नहीं होती, वो सेना में होती। लेकिन जो तेवर था सेना को लेकर, जो जज्बा था उनके अंदर, और जो देशभक्ति का जज्बा था, जब वो बोलती थी सदन में खड़े होने के लिए किसी भी विषय पर, पक्ष या विपक्ष में, तो वो तीखापन उनके अंदर नजर आता था। सैनिक गोला बारूद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने वचनों से, अपनी बातों से, अपनी जो उनकी शब्द शैली हुआ करती थी, जो वाक्य विन्यास हुआ करते थे, उसके जरिए वो गोला बारूद जिस तरीके से प्रहार करते हैं, उस तरीके से वो विरोधियों पर प्रहार करती थी और तथ्यों के साथ बातचीत करती थी। और व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बातचीत करें, जिसकी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि अब से करीब 3 से 4 साल पहले बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर शेयर की थी, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई, बचपन से जुड़ी हुई, और अक्सर ऐसी तस्वीरें आती थी राजीव, जब वो करवा चौथ का व्रत करती थी। और ये तस्वीरें काफी ज्यादा लोगों तक पहुंची भी है और ये एक तरीके से याद बनकर रह गई है। राकेश, आप बने रहिए वहां पर, आपसे हम बात करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने मशहूर कवि कुमार विश्वास से बात की, उन्होंने किस तरह श्रद्धा सुमन अर्पित किए, आइए सुन लेते हैं। ये एक बड़े युग का अंत है। सुषमा जी एक ऐसी नेताओं में थी जो अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है मध्यम मार्ग का, वो उसकी डीन थी एक तरह से। और संसद ने पिछले कई दशकों से अटल जी के बाद इतना सम्मोहक, इतना सारगर्भित, इतना संतुलित वक्ता नहीं देखा है। जितनी बड़ी वो विदुषी थी, उतनी ही विनम्र व्यक्तित्व भी थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी तो चूंकि एक परिवार से आई थी, वो देश के पहले प्रधानमंत्री की पुत्री थी, बिना किसी पारिवारिक बैकग्राउंड के आने वाली और इतनी सफलता पाने वाली वो पहली व्यक्ति थी जो 25 वर्ष की आयु में मंत्री बनी। और भारत की हर पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी पार्टी में जो भी महिलाएं इन दिनों काम करती हैं, अगर आप उनसे कभी बात करिए तो सबकी वो रोल मॉडल रही हैं। विदेश मंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया, जब मैं विदेश जाता था तो लोग कहते थे कि पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि एक ट्विटर के जरिए, केवल एक ट्वीट के जरिए हम देश की सर्वोच्च संस्था से जुड़े हुए हैं। वो सबको रिएक्ट करती थी। मेरे साथ पिछले 30 वर्षों का संबंध था उनका। जब वो दिल्ली में मुख्यमंत्री थी तब भी मेरे प्रति बहुत स्नेह था। और मेरी पहली नौकरी जब राजस्थान में सरकार में लगी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैंने एक सरकार की नीतियों के विरोध में एक कविता लिखी जो दैनिक भास्कर में छपी। तो शायद पता नहीं किस लिए मेरा ट्रांसफर जैसलमेर कर दिया गया और मैं अपना इस्तीफा लेके सुषमा जी के पास दिल्ली आया। वो प्रभारी थी उस समय राजस्थान की। मैंने कहा दीदी मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, तो वो हंसने लगी, कहने लगी कविता लिखता है तो उसका दंड भी सहना स्वीकार करो। फिर तुरंत मंत्री महोदय को फोन किया, ललित किशोर चतुर्वेदी जी को, और कहा कि कवि है इतनी तो बोलेगा। हमें इतना दुख है और जब कोई मैं टिप्पणी करता था कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। सुषमा जी अचानक उठ के चली गई और जाने का वो उम्र भी नहीं था। सुषमा स्वराज जी का पार्थिव शरीर इस वक्त धवलदीप स्थित उनके निवास स्थान पर। असमही सुषमा स्वराज तमाम लोगों को यूं ही रुस्वा, यूं ही लोगों को छोड़कर चली गई। हर कोई श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा हुआ, कल दोपहर 12 बजे तक ये उनके घर पर रहेगा लोगों के दर्शन के लिए। उसके बाद ये बीजेपी मुख्यालय में रखा जाएगा। 3 बजे के करीब लोधी रोड शवदाग्रह में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें देख रहे हैं आप सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री उनके निवास स्थान से, जहां पर इस वक्त उनका पार्थिव शरीर रखा गया है लोगों के दर्शन के लिए। बहुत सारे लोग जो कि परिवार के सदस्य हैं वो सब इस वक्त पहुंचे हुए हैं वहां पर। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे इसको। गमगीन माहौल है इस वक्त सभी लोगों के बीच। सुषमा जी हम सबके बीच यूं चली जाएंगी सबको छोड़कर, किसी ने नहीं सोचा था। शाम तक वो काफी एक्टिव थी, लगातार संसद की कार्यवाही भी देख रही थी, ट्वीट भी उन्होंने किया। उसके बाद लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इस वक्त जब हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं वो हमारे बीच नहीं है। लोग एक दूसरे से तमाम मालूमात हासिल कर रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अब तो बस यादों में ही है पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। और वो जब भी याद आएंगी, जो भी उन्हें जानते हैं, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी आंखें नम हो जाएंगी।
तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर उनके धवलदीप स्थित आवास स्थान पर, निवास स्थान पर इस वक्त रखा हुआ। परिवारीजन, आसपास के लोग, सभी लोग इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने के चलते उन्हें 9 बजे तुरंत फुरत एम्स अस्पताल पहुंचाया गया। बड़े डॉक्टरों की टीम उनके इलाज के लिए, उनके जांच के लिए, स्वास्थ्य की उनकी निगरानी में जुटी। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती जब एक दुखद खबर सामने आई कि सुषमा जी अब हम सबके बीच नहीं रहीं। वो जब भी याद आएंगी आंखें वाकई नम हो जाएंगी। सियासत के अपना ही मुहावरे को गढ़ गई सुषमा स्वराज, अब तो बस यादों में ही हैं सुषमा स्वराज। तस्वीरें हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर इस वक्त लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। मुझे लगता है कि नफा नुकसान, जीना मरना, नेकनामी और बदनामी जो ग्रहों ने अपने हाथ में रखी हुई है, जरूर मेरा कोई अपयश का ग्रह चल रहा होगा। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। लेकिन सुषमा जी आप सभी को बहुत याद आएंगी। आपका व्यक्तित्व, आपकी वाक्पटुता, आपका लोगों से नजदीकी से जुड़ना, ये सब लोगों के दिलों में स्थायी, चिरस्थायी बना रहेगा। एक एक करके तमाम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने धवलदीप स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। लोगों की कतार रुकने का नाम नहीं ले रही है। देर रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले लगातार पहुंच रहे हैं। स्तब्ध है, शब्द नहीं है। वो भारत माता की सच्ची बेटी थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत माता की चरणों की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए समर्पित किया था। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती थी और जो काम वो करती थी उसमें प्रतिष्ठा पाती थी। संगठन का काम अगर उन्होंने किया तो उसको अद्भुत तरीके से किया। कुशल संगठक थी, सफल प्रशासक थी। जो भी मिनिस्ट्री मिली उन्हें विदेश मंत्री सहित, उन्होंने उस काम को बेहतर अंजाम दिया। देश की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में बढ़ाया। मध्य प्रदेश से, विदिशा से, वहां की जनता से और मुझसे गहरा रिश्ता था। विदिशा से 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और मैं ही आग्रह करके उनको विदिशा ले गया था। अंतिम समय जैसे वो इंतजार कर रही थी कब कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो और वो ये दृश्य देखे। ये बहुत ही दुखद समाचार है और बिल्कुल सच है कि हम लोगों की सुषमा स्वराज जी अब इस दुनिया में नहीं रही। अभी उनका पार्थिव शरीर एम्स से लेकर के हम लोग 6 ये धवलदीप बिल्डिंग 6 जंतर मंतर पे लाए हैं। कल उनकी अंतिम क्रिया होगी और यहाँ पे दर्शन के लिए रखा जाएगा। बाकी जो कार्यक्रम होगा हम लोग बता देंगे। बोलने की स्थिति नहीं है भाई। हम लोगों की बीजेपी में हम लोगों की मां समान थी। उन्होंने न जाने कितने लोगों को ऐसे रास्ते दिखाए
और उन्होंने अपने कार्य से बीजेपी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन एक उदार हृदय और जो प्यार आशीर्वाद उनका मुझे 9 से 14 में विपक्ष में मिला और वर्षों तक लगातार जिस तरह से उन्होंने मेरे जैसे कई युवाओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया, राजनीति में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी, तो बहुत बड़ा योगदान उनका भारतीय राजनीति में और समाज के लिए है। इंडियाज मोस्ट लव्ड फॉरेन मिनिस्टर इफ आई हैव टू से, जो उन्होंने अपने एक फॉरेन मिनिस्टर के नाते काम किया है, देश याद करता है। जो एक नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने काम किया है, वो कार्यकाल भी मुझे याद है जैसे हमने उनके साथ मिलकर काम किया है। विश्वास नहीं होता सुषमा जी हमारे बीच में। बहुत बड़ी क्षति पार्टी की, व्यक्तिगत और देश की। हम सबों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। हमारी स्नेहिल बड़ी बहन सुषमा जी नहीं रही। 25-30 वर्षों का संबंध था। छोटे भाई के रूप में सिखाया, पार्टी में, संगठन में, संसद में, सरकार में। परसों उनका फोन आया था 3 तलाक पर, कितनी खुश थी, लंबी बात की। कल उन्होंने फिर ये पूरा जो आर्टिकल 370 के एबॉलिश करने का, उस पर खुश थे। आज संसद से लौट के आता हूं, उनकी ट्वीट देखता हूं और फिर खबर आती है वो नहीं रही। हम बहुत दुखित हैं, शब्द नहीं मेरे पास। उल्लास में था, अब एक निदारुण दुख हमारे ऊपर आ गया है और माननीय सुषमा जी जो भारतीय राजनीति में एक मूर्धन्य तारका है, जिन्होंने देश और विदेश में पार्टी के लिए, देश के लिए अनेक गौरव लाई है, उनका निधन का दुखद समाचार पाकर के पूरा राष्ट्र मर्माहत हो गया है। ये क्षति भरपाई होना असंभव है और हम उनका आत्मा का सदगति कामना करते हैं और उनके परिवार को ये दुख को सहन करने का सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के 2 ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। मुझे लगता है कि नफा नुकसान, जीना मरना, नेकनामी और बदनामी जो ग्रहों ने अपने हाथ में रखी हुई है, जरूर मेरा कोई अपयश का ग्रह चल रहा होगा। राकेश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, एक शून्य पैदा कर दिया है। हालांकि उनका पार्थिव शरीर इस वक्त उनके आवास पर है और एक के बाद एक लोग आते ही चले जा रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर, तस्वीरों में दिखाएं। राजीव, अभी यहाँ पर रविशंकर प्रसाद यहाँ पर थे, हालांकि उन्होंने बातचीत करने से जरूर इनकार किया कि थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे। थोड़ी सी हलचल बढ़ी है, हो सकता है कि शायद कोई और आने वाला हो या फिर वो किसी का इंतजार कर रहे हो। प्रधानमंत्री के आएंगे कि नहीं आएंगे ये अभी तस्वीर तो साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हलचल बढ़ी है तो हो सकता है कि वो पहुंचे भी। और रविशंकर प्रसाद लगातार इस रोड पर है, मौजूद है। और अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, बात सुषमा स्वराज की करेंगे, सबसे पहले व्यक्तिगत तौर पर आप क्या याद करेंगे? देखिए, सुषमा स्वराज की अगर हम बात करें तो किसी को मेरे ख्याल से सुषमा स्वराज के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी वो लीडर हैं और जिस तरह से उनके हर स्टेप पे आप देखेंगे तो एक नया उन्होंने आयाम छुआ है। सबसे यंगेस्ट वो कैबिनेट मंत्री बनी थी, हरियाणा में 25 साल की थी और सबसे पहली वो महिला बीजेपी की तरफ से थी जो मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, हालांकि वो कुछ महीने के लिए था। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का के लिए जो रोल निभाया, चाहे वो अगर आपको याद होगा किस तरह से जो उन्होंने डिसीजन लिए थे, बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री को उन्होंने इंडस्ट्री का दर्जा दिया था ताकि फाइनेंशियल हेल्प मिल सके बॉलीवुड को। उसके बाद जिस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो रोल उन्होंने निभाया, और आज भी मुझे याद है हम छोटे तब पढ़ा करते थे, सुषमा स्वराज की जो ऑडिटरी स्किल्स थी जब वो स्कूल में थी या जब वो कॉलेज में थी, तो कई बार जो कॉम्पिटिशन्स होते थे वो
हमेशा जब भी पार्टिसिपेट करती थी तो उसमें फर्स्ट ही आती थी। उसके बाद जब राजनीतिक करियर उन्होंने शुरू किया उसमें भी जो है वो सारे आयाम जो थे जो उससे पहले किसी महिला ने नहीं छुए थे उन्होंने उन आयाम को छुआ। आपने जिस तरह से कहा लोकसभा में जब वो बोलती थी ना सिर्फ उनकी पार्टी के लोग बल्कि जो ऑपोजिशन के लोग भी थे वो उनके कायल थे उनकी भाषा के और उनका ऑडिटरी स्किल्स के। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान ये बीजेपी के लिए है ऐसे नेता को खोना जिनका ना सिर्फ पार्टी के अंदर ना सिर्फ एक स्टेट बट एक नेशनल लेवल पे उनका जो इम्पैक्ट था और जो पार्टी को बेनिफिट इतने सालों से मिला था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्टी के लिए जरूर है। ये भी बता दें कि पीछे अभी आप सांसद जो है राज्यसभा सांसद संजय सिंह वो पहुंचे हुए हैं, वो अंदर गए, आप बाहर निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। अरुण, बाला साहब ठाकरे की एक बातचीत याद आती है, सुषमा स्वराज को काफी व्यक्तिगत तौर पर भी वो काफी पसंद करते थे, जो आक्रामकता थी वो पसंद करते थे और लगातार एक तस्वीर हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। जब वो अंबाला में थी एसटी कॉलेज में तो एनसीसी की बेस्ट कैडेट थी, उस समय सेना में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत नहीं थी। बाला साहब ठाकरे कहते हैं कि अगर वो सेना में जाती तो शायद सबसे बेहतरीन सैन्य अफसर होती। सेना में नहीं जा पाई लेकिन जो भाषणों में गोला बारूद नजर आता था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सेना में जाती तो शायद मेरे ख्याल से एक अलग ही ट्रेंड सेट होता और लेकिन उसकी कमी उन्होंने राजनीति में आके पूरी की। आप देखिए जिस तरह से उनका जो एक फियर्स कैरेक्टर रहा है, जिस तरह से उनकी स्पीचेज या भाषण रहे और कोई आम बात छोटी बात नहीं है कि सात बार सांसद रही हैं, 3 बार वो मेंबर रही है, मैं कैबिनेट में मिनिस्टर थी हरियाणा गवर्नमेंट में और यंग जो महिला बीजेपी चीफ बनी थी हरियाणा की वो थी। उसके बाद दिल्ली में आई, दिल्ली से 2 बार चुनाव जीती, मध्य प्रदेश में गई, वहां से चुनाव जीते और एक बहुत बड़े मार्जिन से। उसके बाद जिस तरह से पार्टी में उनका जो रोल था, आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनके पास बहुत अहम मंत्रालय था। जी समझ पा रहे हैं यहां पर, लेकिन गुलाम नबी आजाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उन्होंने क्या कहा सुषमा स्वराज जी के निधन पर, आइए सुन लेते हैं। सुषमा जी के अचानक निधन पर बहुत ही शॉक लगा है। कभी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी छोटी उम्र में वो हम सबको छोड़ के चली जाएं। मैं 1977-78 से उनको जानता था जब मैं यूथ कांग्रेस में था और वो पहली दफा मंत्री बनी थी हरियाणा की। तकरीबन 40-42 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते थे और पहले दिन से लेकर आज तक हमने कभी भी एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारा, चाहे वो सदन के बाहर मिले हैं या सदन के अंदर। मैं हमेशा कहता था कि बहन तुम कैसी हो, वो हमेशा पूछती थी भाई कैसे हो। अपने संबंधों के बारे में बता रहे थे गुलाम नबी आजाद, और कुछ देर पहले कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी से भी हमने बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत अफसोस की बात है कि इस मौके पे मैं सुषमा जी के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि राजनीति जो भी हो, इतना तो समझौता थी कि हम लोग एक दूसरे के आदर और प्रेम से हम राजनीति कर रहे हैं आपसी में, जहां जो भी पार्टी हो। और सुषमा जी को मैं पिछले 36 ईयर से जानती हूँ जी, और वो जो स्नेह और प्रेम दिखाती थी ये अलग थी और राजनीति अलग थी। जो आज राजनीतिक तौर से जो भी हम लोग एक दूसरे के सामना कर रहे हैं वो करते थे, मगर हमारी प्राइवेट लाइफ और पर्सनल रिलेशनशिप में कहीं उसकी असर नहीं पड़ी। और उतना ही प्रेम से वो मुझसे बात करती थी और हम लोग जोक करते थे आपसी में और हम उसके बहुत आदर करते हैं आज भी। सुषमा जी आज की कैबिनेट में नहीं रही, इसमें मुझे बहुत अफसोस लगा, क्योंकि मैंने सोचा कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री कम से कम ये तो पहचाने कि उनकी छवि क्या थी जी, और उनको इस कैबिनेट में रखना था जी। अफसोस की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। सुषमा जी की इमेज भाजपा से भी बहुत बड़ी इमेज है जी। सारा भारत में आज अफसोस की बात है कि सुषमा जी आज नहीं रही और उनको इतना ही सम्मान, उतना ही मर्यादा, उतना ही रेस्पेक्ट मिला है, ताकि वो चाहे वो कैबिनेट में हो या ना हो। तुम्हें
याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। मुझे लगता है कि नफा नुकसान, जीना मरना, नेकनामी और बदनामी जो ग्रहों ने अपने हाथ में रखी हुई है, जरूर मेरा कोई अपयश का ग्रह चल रहा होगा। आज वो जब भी याद आएंगी आंखें नम हो जाएंगी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी दुख जताया, अपने संबंधों को बताया कि कभी नाम नहीं लिया दोनों ने ही एक दूसरे का। सुषमा जी ने उन्हें भाई कहा, गुलाम नबी आजाद ने बहन कहा। लंबे अरसे से जान पहचान थी, वैचारिक विरोध जरूर होता था, लेकिन सुषमा जी ने उन सारे वैचारिक विरोधों को दरकिनार कर रखा था। हर एक से उतनी ही नजदीकी, हर एक से वही प्यार, और राजनीति में वो एक अलग जगह पर अपने को बनाने में कामयाब रही थी। सुषमा स्वराज उनका आज निधन हो गया। राकेश पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके आवास के ठीक बाहर से, जहां पर सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर है। राकेश, क्या तैयारियां वहां पर काफी दिख रही हैं आपको? लोग लगातार आ रहे हैं, क्या उम्मीद है कि प्रधानमंत्री या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी वहां आ सकते हैं? राजीव, देखिए तैयारियां तो हो रही हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, रस्सियों से घेर दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह यहां पर आएंगे इस बात की थोड़ी सी उम्मीद कम है, और ज्यादा उम्मीद इस बात को है कि शायद वो सुबह सुबह आए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। तो इसलिए तैयारियां तो जाहिर सी बात है, क्योंकि तमाम वीआईपीज आ रहे हैं, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहां पर लगातार आ रहा है अलग अलग दलों से, और बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते हैं जो एमपीज हैं, अलग अलग दलों के जो नेता हैं आसपास ही रहते हैं, तो इसलिए उन्हें पहुंचने में बहुत देर नहीं लगती है, तो वो बहुत तेजी से आ रहे हैं और मिलकर तुरंत निकल जा रहे हैं। सुबह एक बार से फिर से सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि लोग पहले आवास पर आएंगे, उसके बाद 12 बजे जब बीजेपी हेडक्वार्टर में रखा जाएगा तो तमाम बीजेपी के नेता एक साथ वहां पर मौजूद होंगे उनके अंतिम दर्शनों के लिए, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अरुण भंता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, कोई और जानकारी आपके पास हो तो वो जानकारी आप जरूर शेयर कीजिए, और साथ ही आप लगातार हमने गुलाम नबी आजाद की बातचीत सुनी, अलग अलग दलों के कुछ नेताओं की बातचीत सुनी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सदन के अंदर जो वो बोलती थी कभी व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने आने नहीं दिया, और गुलाम नबी आजाद ने तो यहां तक कहा कि हम कभी एक दूसरे को हमने कभी नाम से नहीं पुकारा। तो ये इस बात को साबित करता है कि राजनीतिक तौर पर आइडियोलॉजी चाहे जो हो, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उसे हावी नहीं होने देना, व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये चीज हम लगातार अपने लाइव्स में भी कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज का जो एक रेपुटेशन था वो पैन पार्टी एक उनका बड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप था। इवन के जब वो लोकसभा की स्पीकर भी थी, जो ऑपोजिशन में छाप पूरे दुनिया में भारतीयों पर छोड़ा। वो ट्वीट कहती थी, चांद पे भी हो गए परेशान तो हमें बताना। ये उनकी पहचान थी। मेरी पार्टी के लिए और देश के लिए ये भारी नुकसान है। इस नुकसान को भरा नहीं जा सकता। देखिए, इतने लम्हे हैं कि मैं बताऊं तो बहुत, जैसे कश्मीर के लोगों को क्या बताऊं क्या ना बताऊं। वो तो लोकसभा में जब चलते थे तो सब लोग कहते थे कि मैं साए की तरह चलता हूं। कहीं भी वो जाती थी, स्पीकर से भी मिलने जाती थी, तो मैं कहीं मीटिंग में जाती थी तो मैं साथ जाता था, क्योंकि कोई न कोई एक सांसद साथ होना चाहिए। और बहुत मजबूती से विपक्ष के नेता के तौर पे भी उनके भाषण प्रिपेयर्ड रहते थे, हर काम को नियम अनुसार करती थी। बहुत उनकी छाप को, देश पे जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। साहब जी, पिछले कुछ सालों से वो काफी ज्यादा बीमार चल रही थी, कभी कोई आपका इंटरेक्शन हुआ उसमें? नहीं, अभी तो स्वस्थ थी एकदम। राजनीति में सबसे जो बहुत ही टफ चीज होती है वो खुशी को छोड़ना होता है, पद से हटना होता है, और वो भी तब जब आपकी जो पार्टी है वो बिल्कुल ही सितारे बुलंद हो। किस तरह से देखते हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं, वो हर चीज को बहुत आसानी से करती थी। वो
पद के लिए नहीं, देश के लिए बनी थी। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शाहनवाज जी, शाहनवाज जी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाहनवाज हुसैन इस वक्त। you had Shah तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। मुझे लगता है कि नफा नुकसान, जीना मरना, नेकनामी और बदनामी जो ग्रहों ने अपने हाथ में रखी हुई है, जरूर मेरा कोई अपेश का ग्रह चल रहा होगा। राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार सुषमा स्वराज जी के निवास स्थान के बाहर से, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। राकेश, आप अरुण से बात कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन क्या वहां पर लगातार लोग आते जा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कुछ तस्वीरें जो देख रहे हैं हम अपने टीवी स्क्रीन पर, लोग कम नहीं हो रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले। बिल्कुल राजीव, और मेरे पीछे अनुराग ठाकुर इस वक्त अभी घर के अंदर से बाहर निकले हैं और हमारे सहयोगी आशीष उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो बातचीत जल्दी हम अपने दर्शकों को सुनवा भी देंगे। लेकिन अरुण, लगातार जो बातचीत हो रही है, सुषमा स्वराज के व्यक्तित्व की जो बातचीत हो रही है, मुझे याद आता है हम उनकी व्यक्तिगत क्या उनकी रुचियां रही हैं, क्या पसंद करती थी, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक और वाकया मुझे याद आता है, जब चर्चा चल रही थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो वो अपना सिर मुड़वा लेंगी। इतना ज्यादा तीखा विपक्ष पर, सामने वाली पार्टी पर, जो आइडियोलॉजी जिस आइडियोलॉजी को वो पसंद नहीं करती हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी व्यक्तिगत जीवन में इसको आने उन्होंने नहीं दिया। देखिए, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे किस्से थे। एक जो आपने अभी बताया कि वो बाल मुंडवाने वाली बात, और एक बार उनको कहा गया था कि सोनिया गांधी के अगेंस्ट चुनाव लड़ना है, जो वो लड़ी भी। वेलारी में उन्होंने चुनाव लड़ा था। और एक, चूंकि मैं और बात कह दूं उसके बाद आप अपनी बात पूरी करिएगा। वेलारी में उन्होंने चुनाव लड़ा था और अलग अलग भाषाओं में कितनी प्रमिटता थी कि वेलारी पहुंची तो उन्होंने वहां की भाषा में बातचीत की। मलयालम भाषा भी वो जानती थी, तो जहां जाती थी उस भाषा में वो बातचीत करती थी। देखिए, एक चीज की जो जितने भी बीजेपी के नेता थे उस समय के, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी थे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी थे, एक चीज की जो हमेशा तारीफ करते थे सुषमा स्वराज की, वो था उनकी याद रखने की क्षमता। वो चीजों को इतनी माइन्यूटली ऑब्जर्व करती थी और हर छोटी छोटी चीज को वो याद रखती थी। तो ये हमेशा से जितने भी नेता थे उसकी तारीफ करते थे, और वही कारण था कि आप देखेंगे कि इतनी अच्छी उनकी ऑडिटरी स्किल्स थी, क्योंकि उनको एक एक चीज, एक एक तथ्य बिल्कुल टिप्स पे याद होते थे, और उसी के चलते इस तरह से वो प्रखर वक्ता भी थी। और जैसे आपने कहा कि एक पैन पार्टी उनके संबंध थे, जितने भी पॉलिटिकली कोई भी डिफरेंसेस हो, पॉलिटिकली कोई भी कंटेस्ट हो, लेकिन उसके बाद जब वो कहीं पार्टीज में किसी फंक्शन में नेताओं से मिलती थी तो इतनी मिलनसार थे, और जिस तरह का उनका अप्रोच था और एक ह्यूमन टच हमेशा रहता था। मोस्ट रिसेंटली आपको याद दिलवा दे, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उस समय हमने देखा किस तरह से एक उन्होंने ट्विटर के थ्रू जो ह्यूमन टच वो लोगों को देती थी, जिस तरह से लोगों की कंप्लेंट्स आती थी, उसे पर्सनली जो है वो कई सारी ऐसी चीजें थी। इवन मुझे अभी भी याद है वो किस्सा, जब वो किसी ने उनको टैग करके कह दिया था मेरा रेफ्रिजरेटर खराब हो गया। इतना उनका वो था कि हर चीज वो ट्विटर पे लोगों का सॉल्व किया ज्यादा। मैं थोड़ी देर पहले अरुण चर्चा कर रहा था, जब मैं दफ्तर में था, उस समय मैं चर्चा कर रहा था कि शीला दीक्षित के निधन के बाद इरफान ए खान, मुझे याद आ रहा है इस नाम से ट्विटर हैंडल था, उन्होंने कह दिया कि आपकी भी ऐसे ही कुछ दिनों बाद बहुत याद आएगी शीला जी की तरह अम्मा। तो उन्होंने कहा था कि अग्रिम आपने जो शुभकामनाएं दी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितनी सहज थी, क्योंकि ऐसी इस तरीके की बातचीत अगर कोई हमको आपको कहे तो शायद हम इसे ना सुन पाए या बर्दाश्त न कर पाए, या फिर हम कुछ उल्टा जवाब दें, लेकिन ऐसा कभी सुषमा स्वराज ने नहीं किया। बिल्कुल, अगर हम लोगों के साथ ऐसा होता है तो हम चाहेंगे कि उसका करारा जवाब दिया जाए, लेकिन जिस तरह की उनकी छवि थी, हालांकि बाहर से जो इस तरह से बातचीत करती थी, लगता था बहुत कठोर है, बहुत सख्त है, लेकिन वो अंदर से उतनी ही दरिया दिल थी। और उस चीज की जो प्रमाण है वो काफी सारे लोग हमेशा से उनके बारे में ये कहते आए हैं। और जिस तरह से उन्होंने इतने लंबे पॉलिटिकल करियर को, जिस तरह से उन्होंने सीढ़ी वाइज सीढ़ी अचीव किया है, और जितने भी लेवल पे वो गई हैं, हमेशा उन्होंने
लोगों के साथ एक बहुत अच्छे संबंध बनाए। चाहे वो आपको याद हो जब वो हरियाणा में थी, वहां पर जब वो मिनिस्टर रही तो उस समय उनके वहां पे जितने भी कलीग्स सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन। जब वो हरियाणा छोड़ के दिल्ली आई, दिल्ली में चुनाव लड़ा तो यहाँ पे नई कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, यहाँ पर भी वो 2 बार साउथ दिल्ली से शायद वो चुनाव जीती और 2 बार यहाँ से जीती थी। तो यहाँ से व्यक्तिगत बातें, क्योंकि लगातार राजनीतिक जीवन में जब वो रही तो क्या उन्होंने किया। समझ रहे राकेश, तमाम भावनाएं, तमाम संवेदनाएं, आपके पास भी तमाम बातें हैं। वहीं जेपी नड्डा बीजेपी, हमारी जो सोच है वो ये है कि पानी की उपलब्धता है, चलता है, चले जाए। मैं तो गांव में रहने वाला हूं, गांव के लोगों में ये मानसिकता है कि उनके गांव में ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा हुई, टैप से पानी गया, जो टूटी बोलते हैं जिसको, वो उखाड़ के रख देते हैं, जब पानी आता है तो बिना रोक टोक चलता है। तो ये बातें भी सिखाने की हैं। आज अभी उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान धवनदीप बिल्डिंग में लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए रखा गया है, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है। कल सुबह 11 बजे तक उनका पार्थिव शरीर धवनदीप बिल्डिंग में रहेगा और वहां उनके अंतिम दर्शन सभी लोग कर सकेंगे। 12 बजे के पास उनके पार्थिव शरीर को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय वहां ले जाया जाएगा और 12 बजे के बाद 3 बजे तक पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और सबके लिए वहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके पश्चात 3 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लोधी रोड के क्रेमेटोरियम में, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में ले जाया जाएगा और वहां उनका अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ये दुखद घटना सारे देश में सभी लोगों को शोकाकुल कर रही है। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के 2 ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। मुझे लगता है कि नफा नुकसान, जीना मरना, नेकनामी और बदनामी जो ग्रहों ने अपने हाथ में रखी हुई है, जरूर मेरा कोई अपेश का ग्रह चल रहा होगा। खामोश हो गई और थोड़ी देर पहले ही हमने बेहतरीन कवि कुमार विश्वास से बात की। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। एक बड़े युग का अंत है। सुषमा जी एक ऐसी नेताओं में थी जो अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है मध्यम मार्ग का, वो उसकी डीन थी एक तरह से। और संसद ने पिछले कई दशकों से अटल जी के बाद इतना सम्मोहक, इतना सारगर्भित, इतना संतुलित वक्ता नहीं देखा है। जितनी बड़ी वो विदुषी थी उतनी ही विनम्र व्यक्तित्व भी थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी तो चूंकि एक परिवार से आई थी, वो देश के पहले प्रधानमंत्री की पुत्री थी, बिना किसी पारिवारिक बैकग्राउंड के आने वाली और इतनी सफलता पाने वाली वो पहली व्यक्ति थी जो 25 वर्ष की आयु में मंत्री बनी। और भारत की हर पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी पार्टी में जो भी महिलाएं इन दिनों काम करती हैं, अगर आप उनसे कभी बात करिए तो सबकी वो रोल मॉडल रही है। विदेश मंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया, जब मैं विदेश जाता था तो लोग कहते थे कि पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि एक ट्विटर के जरिए, केवल एक ट्वीट के जरिए हम देश की सर्वोच्च संस्था से जुड़े हुए हैं। वो सबको रिएक्ट करती थी। मेरे साथ पिछले 30 वर्षों का संबंध था उनका। जब वो दिल्ली में मुख्यमंत्री थी तब भी मेरे प्रति बहुत स्नेह था। और मेरी पहली नौकरी जब राजस्थान में सरकार में लगी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैंने एक सरकार की नीतियों के विरोध में एक कविता लिखी जो दैनिक भास्कर में छपी। तो शायद पता नहीं किस लिए मेरा ट्रांसफर जैसलमेर कर दिया गया और मैं अपना इस्तीफा लेके सुषमा जी के पास दिल्ली आया। वो प्रभारी थी उस समय राजस्थान की। मैंने कहा दीदी मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, तो वो हंसने लगी, कहने लगी कविता लिखता है तो उसका दंड भी सहना स्वीकार करो। फिर तुरंत मंत्री महोदय को फोन किया, ललित किशोर चतुर्वेदी जी को, और कहा कि कवि है इतनी तो बोलेगा, जाने दीजिएगा। और जब जब कोई मैं टिप्पणी करता था, कोई बात करता था और मिलता था, फिर कहती थी कि फिर चिंता करेगा, बोलता है और फिर चिंता करेगा। तो मैंने कहा नहीं, अब आपसे सीख लिया, लड़ना सीख लिया है। तो एक ऐसी नेता जो अक्रॉस द पार्टी लाइन जिनका आदर था। और संसद की दीवारों को सदियों सुषमा जी के वे सम्मोहक भाषण याद रहेंगे जो जिसमें उद्धरण होते थे वेदों से लेकर शायरी तक। मेरा निजी नुकसान भी है और देश की राजनीति का
नुकसान है। मुझे लगता है उनमें कोई ईश्वरीय क्षमता थी, क्योंकि आज उन्होंने जो आखिरी ट्वीट किया, जब मैं पढ़ रहा था अभी रात को सोने से पहले, जब मैं ट्वीट देख रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा कि मैं पूर्ण काम अनुभव कर रही हूँ, मैं अपने जीवन में ये दिन देखना चाहती थी कश्मीर को लेकर। तो मुझे लगता है कोई संतुष्टि का प्रकर्ष आया होगा मन में, या कुछ ऐसा हुआ होगा, या भावावेग आया होगा। बहुत कम आयु में, 67 साल कोई आयु नहीं होती है, और ऐसे में वो चली गई है। तो एक बड़ा नुकसान केवल भाजपा के लिए नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ विश्व राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है। देखिए, अब पिछले 20 वर्षों से भारत की जो राजनीति है, 20-30 वर्षों से, उसमें अजात शत्रु बने रहना बहुत मुश्किल काम है। जो हुनर अटल जी को हासिल था, वही हुनर उन्हें हासिल था। वे देश की दूसरी तरफ की सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ बेल्लारी में चुनाव लड़ी और वहां की स्थानीय भाषा में भाषण दिए, बहुत मजबूती के साथ लड़ी, जबरदस्त बोलती थी। हमें आज भी याद है धर्मनिरपेक्षता पर उन्होंने जो भाषण दिया था अटल जी की उपस्थिति में, वो अद्भुत भाषण था। लेकिन उसके बाद भी दोनों पार्टी में लोग उनके बहुत आदर करने वाले थे, और यहाँ तक कि अगर कोई पाकिस्तान से भी गुहार लगाता है, हम सबको याद है कि पाकिस्तान की एक पुकार आई तो उन्होंने उसको बुलाया, इलाज कराया, और ट्रॉलर्स के निशाने पे रही, आलोचना सही, लेकिन अपना जो मध्यम मार्ग है जो अटल जी ने उन्हें दीक्षित किया था, समाजवादी परंपरा से आई थी, सोशलिस्ट परंपरा से आई थी, प्रारंभ राजनीति में वहां से किया, देवीलाल जी ने उन्हें अवसर दिया, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं ये भी कहता हूं कि भारत की जो सर्वोच्च पदवी है, प्रधानमंत्री पद, उसके जो सर्वश्रेष्ठ दावेदार पिछले 2-3 दशकों में कुछ लोग रहे हैं, उनमें से एक वो रही हैं, और वो संयोग दुर्योग रहा कि हम उन्हें वहां नहीं देख पाए। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि एक बार वो देश भी संभालती। तो बहुत बड़ा नुकसान भारत की राजनीति का है, और उनके प्रति एक श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि सुषमा जी ने जिस विनम्रता, सहजता का पालन किया अपने जीवन भर अपनी भाषा में, हमने उनके विरुद्ध भी चुनाव प्रचार किया। जब हम पहली बार चुनाव दिल्ली में लड़ रहे थे, उस समय वो दिल्ली में सक्रिय थी, रैलियां करती थी, लेकिन एयरपोर्ट पे कभी लॉन्च में मिलती थी, कभी कहीं मिलती थी, कभी नहीं लगा कि एक दूसरी पार्टी की नेता मिल रही है। मेरे प्रति तो निजी एक कवि होने के नाते बहुत उनका स्नेह था, तो मेरी निजी क्षति भी है। और भाव से 40 वर्षों का संपर्क था। मैं राजनीति में तो 10 वर्षों से आया हूं। एक बड़ी बहन के रूप में, एक राजनेता के रूप में, एक आदर्श पॉलिटिशियन मैं समझता हूं। इस तरह गुरु के रूप में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, और वास्तव के अंदर विदेश मंत्रालय का तो उन्होंने चेहरा बदल दिया। ऐसे लगा जैसे हेल्प डेस्क खोल दिया था उन्होंने उठा के। किसी को कहीं कोई दिक्कत हो, किसी का भी, मेरे तो खुद अनुभव रहे, किसी परिवार का पासपोर्ट खो गया, चारों परिवार के लोगों का, 24 घंटे में वहां के अपने एम्बेसी को फोन कर उनका पासपोर्ट दिलाया। एक व्यक्ति जहाज से, मर्चेंट नेवी से पानी में गिर के डूब जाता है, उसकी लाश खोजने में उन्होंने अपने पूरे मंत्रालय को लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, और ट्विटर के जरिए, डिजिटल मीडियम के जरिए आम लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, सुषमा स्वराज से बेहतर शायद मुझे लगता है किसी मंत्री ने साबित नहीं किया। देखिए, मैं समझता हूं ये उनसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि इस टेक्नोलॉजी का उन्होंने जो उपयोग किया। किसी ने एक ट्वीट कर अगर उनके पास छोड़ दिया तो बाकी जिम्मेदारी वो खुद ले लेती थी स्वयं को। मुझे एक ट्वीट महज याद आता है, 10 या 21 जुलाई को शायद वो ट्वीट था शीला दीक्षित के निधन के बाद, और किसी इरफान खान ने ट्वीट किया था कि हमें भी आपकी बहुत याद आएगी, इसी तरीके से शीला दीक्षित की तरह अम्मा, और उन्होंने इतनी सहजता से कहा था कि अग्रिम जो आपने शुभकामनाएं दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये उनकी संजीदगी थी कि वो हर व्यक्ति को इस तरह से, हर जीवन की हर घटना को, राजनीति के पीछे वो नहीं दौड़ी, वो राजनीति उनके साथ साथ लगी रही, उनके गुणों के कारण। 25 वर्ष की आयु में कैबिनेट मंत्री बनना, और उसके बाद भी आखिरी दिन तक बनना, आदमी मोह नहीं छोड़ता है राजनीति के अंदर जाने का। उनके अंदर कोई मोह नहीं था। आज से 10 दिन पहले भी मैं जब उनसे मिला, मैं भी थी, वो भी थे, स्वराज कौशल जी उनके पति भी साथ बैठे थे। मैंने पूछा, दीदी कैसे, क्या रहा? तो उन्होंने कहा कि मेरे कन्हैया ने शायद ऐसा ही नियत किया था। तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया किस कन्हैया की बात कर रहे हैं। तो सच पता चला वो अपने भगवान कृष्ण के लिए कह रही थी, भगवान कृष्ण ने मुझे शायद, और आज का उनका भगवान कृष्ण को बहुत मानती थी, हर साल वृंदावन और मथुरा वो जाती थी दर्शन करने के लिए। जब भी मैं कहा एकदम वो कन्हैया से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, तो मैं समझता हूँ कि होली दिवाली हम कभी उनके साथ गिफ्ट और दिवाली का मिठाई ले जाते तो मिठाई रख लेती थी, गिफ्ट वापस कर देती थी। उनका जन्मदिन भी एक खास दिन होता था। अच्छा, आखिरी आपने जिक्र किया कि 10 दिन पहले मुलाकात हुई, ये बात क्या हुई? देखिए, हम करीबन आधे घंटे 40 मिनट बैठे हम वहाँ, सारी राजनीति से लेके पिछले क्या अनुभव, प्रधानमंत्री जी के बारे में उनका सोच क्या थी, उनसे सीखने वाला आखिरी समय का मुझे लगता है उन्होंने। और वो ऐसी बात थी कि वो अपनी, जब मैं कभी मान लो कभी टीवी पे बोलता था, कुछ बोलता था, महेश यहाँ शब्द बोलने की जरूरत नहीं थी, ये शब्द तुम्हें जरूरत नहीं थी बोलना, यहाँ तुम्हें बोलना भी नहीं चाहिए था। अच्छी बात है, लोग तारीफ तो करते थे, आज तुम बड़ा अच्छा बोले, लेकिन ये गुण बताना कि तुम्हें आज ये नहीं, यहाँ इसकी बोलने की जरूरत नहीं थी, यहाँ ये शब्द की जगह ये शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। माँ बाप के सिवाय, गुरु के सिवाय ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपके शुभचिंतक, जो आपको अपनी ऐसी ऐसी छोटी कमियों से सुधार कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो गुण उनमें था। कोई एक सबसे बड़ी बात आपको उनके साथ की अगर याद हो, दर्शकों से आप साझा करना चाहेंगे?
देखिए, इस बार जब हम उनके जन्मदिन पर जाते थे तो उसी दिन वैलेंटाइन डे होता था, तो हमने कहा दीदी एक दिन आगे पीछे पैदा हो जाती तो उस दिन फूलों की कमी तो ना महसूस होती थी। और मेरे इसी चुनाव के अंदर 11 अप्रैल को मेरा चुनाव था, उससे 4 दिन पहले मेरी सभा को वहां संबोधित करके आई, करीबन 40 मिनट बोली वो। 40 मिनट तक उन्होंने कहीं आभास नहीं होने दिया, बुद्धिजीवियों का वो मीटिंग थी, उनके सवालों के जवाब दिए बड़े भाव से। सभा से याद आती है, जब वो सदन के अंदर बोली, लालकृष्ण आडवाणी भी ये चाहते थे कि वो सुषमा स्वराज की तरह बोल सकें। ये इस बात को साबित करता है कि कितनी प्रखर वक्ता थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि उनसे बड़ा ओरेटर कोई हुआ नहीं, लेकिन कभी उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में आने नहीं दिया। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि वो बेहतर सैन्य अफसर होती, उनका सपना भी था कि वो सैन्य अफसर बने, लेकिन उस समय सेना में प्रवेश की इजाजत नहीं थी, नहीं तो मुझे लगता है कि शायद एक बेहतरीन सैन्य अफसर वो रही होती। देखिए, वो बहुगुणों वाली एक ऐसी व्यक्तित्व थी जिनका कोई उनकी वाक चलता, कोई उनकी ईमानदारी, कोई उनके सामाजिक कार्यकर्ता का वाला गुण, कोई उनका हेल्प डेस्क वाला गुण, वो सबको लेकर एक अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व थी। और मुझे लगता है मृत्यु से पहले भी उनको आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने उस अंतिम शब्दों का। कभी लगा मुलाकातों के दौरान की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है? मैं एज ए डॉक्टर भी उनके साथ जुड़ा रहा। उनका सफलतम किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उनको ट्रांसप्लांट के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आप एक डॉक्टर हैं इसलिए मैं इस बात को पूछ रहा हूं कि मेरे अस्पताल की सेवाएं के साथ वो जुड़ी रही, लगातार जुड़ी रही, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो सामान्यतः होती हैं, बल्कि जो हम एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स जो देते हैं, वो ड्रग्स भी लगभग खत्म सी हो चुकी थी। और आज से मैं 10 दिन पहले की बता रहा हूँ, 10 दिन पहले का उनका भाव, कहीं दिल में कुछ जरा सा भाव ना तो मंत्री पद से हटने का था, ना कोई ये बात कि मैं किसी भी तरह से कमजोर हूं। मैं पूरी तरह से तैयार। मैं इसलिए इस बात को पूछा क्योंकि जिस तरीके से पहले कार्यकाल में वो रही, अपने पद पर उन्होंने काम किया, जिस दिन शपथ ग्रहण था उस दिन वो प्रणाम करके प्रधानमंत्री मोदी को वो नीचे जाकर दर्शक दीर्घा में बैठ गई, तब जाकर ये औपचारिक हुआ कि नहीं वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगी। तो क्या स्वास्थ्य वजहों से उन्होंने ऐसा फैसला लिया था? देखिए, मैं समझता हूँ वो राजनीति के पीछे कभी नहीं भागी। अंतिम समय में उन्होंने स्वयं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब वो प्रधानमंत्री जी की वो प्रिय नेता थी। प्रधानमंत्री जी जब वो विदेश विजिट से आती थी तो प्रधानमंत्री जी उन्हें ही जिम्मेदारी देते थे कि वो ब्रीफिंग करे, और वो ब्रीफिंग अपने आप में संपूर्ण होती थी, परफेक्ट होती थी, कंप्लीट होती थी। और हम तो कैबिनेट की मीटिंगों में या पार्लियामेंट की बोर्ड की मीटिंगों, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंगों अंदर वही ब्रीफिंग करती थी, वो अपने आप में संपूर्ण ब्रीफिंग होती थी। बिल्कुल, धन्यवाद महेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा राजीव, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा नोएडा से सांसद, वो हमारे साथ मौजूद थे, और किस तरीके से 10 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी, घर पर मुलाकात हुई थी। स्वराज कौशल जो उनके पति हैं साथ में बैठे थे, और चूंकि वो खुद एक डॉक्टर हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर। हाँ, थोड़ी बहुत तबियत खराब होती थी आमतौर पर, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के बाद कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। और राजीव, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी हैं। अनुराग ठाकुर, आप कैसे याद कर रहे हैं सुषमा स्वराज को? मैं जब 2009 में सांसद बनकर दूसरी बार आया तो सुषमा जी नेता प्रतिपक्ष थी। उनके तेज तरार भाषण सुनने के लिए पूरा सदन एकजुट हो जाता था, लोग देश टीवी पर देखता था। अपने ओजस्वी भाषणों के लिए तो जानी जाती थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत उदार और विशाल हृदय की थी, बहुत अपनापन था। आपने व्यक्तिगत उदारता का जिक्र किया, याद है जब सोनिया गांधी कि अगर ऐसा होता है तो वो सिर मुड़वा लेंगी। लोग आश्चर्य भी किए कि जिस व्यक्तिगत स्वभाव की हैं ऐसा उन्होंने वक्तव्य कैसे दिया, लेकिन इसके बावजूद कभी व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने खटास को आने नहीं दिया। होना भी नहीं चाहिए, मुद्दों की राजनीति है, विषयों को लेकर की जाती है। अगर आप देखें, मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा कर रहा था। यही धारा 370 के खिलाफ हम तब भी थे। सैनिकों पर पथराव हो रहा था, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे। राष्ट्रीय एकता यात्रा जैसे मेरी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पहुंची। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी दोनों लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष से, दोनों इस यात्रा में जुड़े। मुझे आज भी वो दिन याद है, रथ पर मैं तिरंगा झंडा लिए खड़ा हूं, रथ आगे बढ़ रहा है, दोनों नेता पीछे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज सुषमा जी हमारे बीच में नहीं रही, बहुत चुभती है बात। और दिन भी कैसा, आज 370 और 35 से लोकसभा से भी पास हो गया। बात पर मैं आने वाला था कि उनका आखिरी ट्वीट देखिए, इसलिए मैंने कहा कि मुझे अपनी राष्ट्रीय एकता यात्रा इसलिए याद आती है, तिरंगा यात्रा, कि सुषमा जी साथ में खड़ी थी, इसी के खिलाफ खड़ी थी। आज उनका आखिरी ट्वीट इसी पर था कि लाइफ टाइम में इस पल के लिए मैं इंतजार कर रही थी अपने जीवन में, इस दिन के लिए इंतजार, इस पल के लिए, इस दिन के लिए, धारा 370 के हटने के लिए। और जब वो हटी भी, वो खुशी वाला दिन आया भी, तो हमें छोड़कर चली गई। बहुत बड़ी क्षति मुझे व्यक्तिगत रूप से हुई, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए सब
बड़े मुद्दों पर बोलने का अवसर दिया, आगे बढ़ने का अवसर दिया, हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का काम किया और सदा मार्गदर्शन किया है। बड़ी नेता जी, ये जिक्र आता है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने नेताओं को आगे भी बढ़ाया। कुछ लोग ये भी कहते हैं निर्मला सीतारमण को वो आगे लेकर आई, आपने अपने आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कभी उनके मन में ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ कि कोई हमसे आगे निकल जाएगा, प्रतिद्वंदिता कभी नहीं रही उनके मन में? मुझे लगता है उनकी काबिलियत बहुत थी। 25 साल की उम्र में विधायक बनना, फिर मंत्री बनना, 7 बार सांसद बनना, दिल्ली राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनना, विदेश मंत्री बनना, और विदेश मंत्री बन के भी जैसे मोदी जी ने कहा था कि डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, तो उसमें भी उन्होंने उसका लाभ उठाकर आम आदमी के लिए द्वार खोले। विदेश मंत्रालय के एक ट्वीट पर आपकी आवाज को, दुख को सुना जाता था और उसकी समस्या का समाधान होता। लोग तो रेफ्रिजरेटर की भी शिकायत करते थे। मैं यही कहता हूं कि यही है लोकप्रियता का कारण, यही है कि रात के 2 बजे भी आज सड़क में आपको सैकड़ों लोग उनके दर्शन पाने के लिए मिलेंगे। अनुराग जी, आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई, क्या बातचीत हुई? मुझे आज भी याद है जब वो अपना घर शिफ्ट कर रही थी, तब मैंने कहा कि मैं मिलने आना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तुम नए मंत्री बने हो, लोकसभा का सत्र है, सफल होना चाहिए, वहां पे पूरा फोकस करो, एक बार खत्म होता तो आराम से मिलते हैं। आपने घर शिफ्ट करने की बातचीत कही, वहां पर भी उन्होंने मिसाल पेश कर दी। आमतौर पर आप देखिए जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो बंगलों का मोह नहीं छोड़ पाते हैं। तो जैसे उन्होंने तय किया कि वो सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगी, चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो वैसे उन्होंने आधिकारिक आवास छोड़ दिया और ट्विटर पर बाकायदा इस बात का ऐलान किया और एक छोटे से फ्लैट में आकर रहना शुरू कर दिया। यही बड़प्पन है। जो अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनको किसी बात का लोभ लालच नहीं है। वो इन सब से आकर्षित नहीं होते ये लोग। इन्होंने अपना पसीना बहाया है, अपनी मेहनत से यहां पर पहुंचे हैं और इसीलिए देश आज उनको याद करता है। ठीक है, धन्यवाद अनुराग जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा राजीव, अनुराग ठाकुर हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी से सांसद, और उन्होंने किस तरीके से जिक्र किया और वो इस बात तक को लगातार कह रहे थे कि उनको आगे बढ़ाने में भी सुषमा स्वराज का काफी हाथ रहा, काफी उन्होंने प्रमोट किया इन्हें आगे बढ़ने के लिए। और सिर्फ अनुराग ठाकुर इस पंक्ति में नहीं है, इनके जैसे और भी कई नेता हैं जो लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें सुषमा स्वराज ने आगे बढ़ाया, लेकिन सुषमा स्वराज कभी इस बात को जाहिर नहीं करती थी, इसीलिए लोग उन्हें याद कर रहे हैं। और इस वक्त रात के 2 बजने वाली जरूर है राजीव, लेकिन यहां पर लगातार नेताओं के आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। वरिष्ठ नेता है, जो युवा नेता है, वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, सुषमा स्वराज को लगातार याद कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में कैसे वो उनको प्रमोट करती थी, कैसे साथ देती थी, कैसे हौसला अफजाई करती थी, इस बात को वो लगातार याद कर रहे हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि सुषमा स्वराज की जो काबिलियत थी वो किस हद तक थी, व्यक्तिगत तौर पर वो कितनी महान थी, एक नेता के तौर पर, एक लीडर के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर वो किस तरीके से एक भीड़ में से अलग दिखाई देती थी, एक अलग उनका चेहरा था। जी हाँ, वो हम देख पा रहे हैं, जान भी पा रहे हैं। राकेश, आप भी वहां पर बने हुए हैं और वो तस्वीरें हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोग लगातार सुषमा स्वराज के आवास पर पहुंच रहे हैं।